एडीएचडी वाले बच्चों के साथ एक दिक्कत है कि सामान्य तरह की एडीएचडी जिसके अंदर होती है, तो एक तो आप ये जानते हो कि बहुत ज्यादा उत्सुक किस्म के बच्चे होते हैं ये, है ना? मतलब बहुत ज्यादा इनके अंदर हमें देखने को मिलता है, उत्सुकता देखने को मिलती है, इम्पल्सिव नेचर देखने को मिलता है। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि वर्किंग मेमोरी, जो डे टू डे के काम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडीएचडी में इतने उत्सुक होते हैं कि चीजें भूल भूल के आते हैं, जिसमें वो चीजें भूल भूल के आते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि एडीएचडी में वर्किंग मेमोरी की, डे टू डे लाइफ के काम से रिलेटेड जो मेमोरी होती है, उसकी कमी कहाँ दिखाई दे रही है? बच्चे को टीचर के पास बैठाओगे, है ना? या नोट्स कॉपी करने के लिए कह दोगे कि भैया तू इसकी मदद कर, या आप एक चेकलिस्ट बनाओगे, एक विजुअल ऑर्गेनाइजर बनाओगे कि भाई जब तू यहां से जाए, तो क्योंकि तू इतना इंपल्सिव है कि तू अपनी छोटी छोटी चीजें रोज खुद ही खो देता है ना? तो एक लिखित चेकलिस्ट बना ले कि ये तेरा हो गया या नहीं हो गया। एक विजुअल ऑर्गेनाइजर बना ले जो तुझे ऑर्गेनाइज करेगा कि तुझे ये चीजें करनी है ना? विजुअल ऑर्गेनाइजर मदद करेगा, उसको देखेगा, उसको याद रखने में मदद कराएगा, क्योंकि उसकी वर्किंग मेमोरी में क्या देखने को मिलती है? कमी देखने को मिलती है। तो वो इतना इंपल्सिव है, एडीएचडी वाला बच्चा, वो इतना इंपल्सिव है ना बेटा, इतना इंपल्सिव, अति उत्सुक है कि वो अपनी चीजें भूल जाता है। तो उसकी वर्किंग मेमोरी में कमी है। उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे का कारण क्या है? अवधान में न्यूनता है, क्योंकि वो फोकस में उसके क्या है? कमी देखने को मिलती है। इसीलिए वो क्या करता है? उसकी वर्किंग मेमोरी जो डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है उसमें भी कमी करता है। तो हम उसको कहेंगे ले भाई चेकलिस्ट, कि जब निकले तो उसको कर लेना है। डी ऑप्शन नहीं दिख रहा था, आप उसको एक्स्ट्रा टाइम देने की बात कर रहे हो। क्यों नहीं दिख रहा? कौन कह रहा डी ऑप्शन नहीं दिख रहा? अरे प्रभु लोगों, अरे बागड़ बिल्लों, आ जाओ नेक्स्ट बताएंगे। आपसे कह रहे हैं विकास ऑर्थोजेनेटिक सिद्धांत का अनुसरण करता है। ऑर्थोजेनेटिक सिद्धांत क्या है मैं बताऊंगी, तब तक तुम हो सकता है इसको समझ के समझ जाओ। ऑर्थोजेनेटिक क्या है? विकास वैश्विक भेदभाव की कमी की स्थिति में बढ़ते भेदभाव, स्पष्टता और हायरार्की को इंटीग्रेट करने की स्थिति की तरफ बढ़ता है। तो देखो भैया, सिंपल सी अगर मैं बात करूं, ऑर्थोजेनेटिक सिद्धांत क्या कहता है? ऑर्थोजेनेटिक सिद्धांत ये कहता है कि विकास क्या है? अनडिफरेंशिएटेड है ना? अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब हो गया कि विकास जो है वो अविभेदित है, मतलब सबका सेम तरीके से होता है ना? सबका विकास शुरू से लेकर, है ना, धीरे 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 चलता है और बाद में जाकर वो आपको देखने की तरफ मिलता है कि वो इंटीग्रेट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? इंटीग्रेट हो जाता है। और शुरुआती दौर में हमें ये देखने को मिलता है कि शुरुआती दौर में वो इंटीग्रेटेड होता है। ऑर्थोजेनेटिक सिद्धांत क्या कहता है? कि शुरू में विकास अविभाजित होता है, कि शुरू में विकास क्या होता है? कम होता है, कम विभाजित होता है, यानी शुरुआत में सबका विकास सेम होता है। शुरू में विकास सेम है, सेम यानी अविभाजित है। ये ऑर्थोजेनेटिक थ्योरी कहती है कि शुरू में विकास के भेदभाव की कमी होती है, यानी शुरुआत में सबका विकास सेम होता है। धीरे धीरे स्थिति बढ़ती है तो भेदभाव धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, दिखने लगता है, लेकिन वो भेदभाव स्पष्ट दिखने लगता है सभी में। और हायरार्की में एकीकरण की स्थिति में फिर कोई व्यक्ति कैसा है, कोई व्यक्ति कैसा है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता स्पष्ट तौर पर दिखने लगती है। इसको मैं और सरल करूं तो ऑर्थोजेनेटिक थ्योरी ये कहती है कि शुरुआती दौर में सबका विकास सेम होता है। आप और हम भी जानते हैं कि हम ये कहते हैं कि एक विवाद पैदा होता है कि विकास सार्वभौमिक है या नहीं है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि विकास का पदानुक्रम निश्चित है ना, सभी के अंदर विकास की व्यवस्था, दिशा निश्चित है। तो कुछ लोग कहते हैं कि विकास साहब सार्वभौमिक होना चाहिए। तो लोग ये कहते हैं कि शुरुआती दौर में जो बच्चा पैदा होता है वो सभी सेम तरीके से डेवलप कर रहे होते हैं। धीरे धीरे मतलब उनका पैटर्न सेम होता है ना? धीरे धीरे वो विभेदीकरण हमको दिखने को मिलता है, धीरे धीरे वो हमको चेंज देखने को मिलता है कि किसी के विकास की दर अधिक हो गई और किसी के विकास की दर कम हो गई। मेरी बात समझ गए ना? तो जो आज तक आप पढ़ते आए कि विकास जो है वो व्यक्तिगत होता है, विकास जो है वो सार्वभौमिक नहीं होता, वो व्यक्तिगत होता है। क्योंकि हमारे विकास की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। और अगर बात करें एक और बात कि भैया विकास कैसा होता है, तो विकास सामाजिक भी होता है, क्योंकि विकास समाज से प्रभावित होता है। मेरी बात को समझिएगा। तो विकास सार्वभौमिक नहीं होता,
है ना, विकास में हम दर अलग अलग देखते हैं। तो शुरुआती दौर में ऑर्थोजेनेटिक थ्योरी ये कहती है हम सब सेम पैटर्न, सेम दिशा को फॉलो करते हुए आते हैं डेवलपमेंट में, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जो डेवलपमेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो बढ़ जाता है। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट कर रहा होता है, तो दोनों बातें सत्य हैं और आर ए की अच्छे से व्याख्या करता है ना। बस उतना ही था कि विकास का दिशा निश्चित है, क्रम निश्चित है, इस शब्द को ऑर्थोजेनेटिक थ्योरी कहा जाता है और कुछ नहीं। ठीक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया नजर कि विकास का पैटर्न और डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन हम एग्जाम इस सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी उसे यूनिवर्सल नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसके अंदर व्यक्ति की डेवलपमेंट की दर अलग अलग होती है, ठीक है ना, और उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस समाज से अलग अलग होते हैं। आ जाएं आगे बढ़े। आपसे कह रहे हैं प्लास्टिसिटी का मतलब उसको हिंदी में कई बार हम इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हिंदी के शब्द से इंग्लिश के शब्द को भी समझ लिया करो। सुघट्यता या लचीलापन या नम्यता, कुछ भी करके दे सकते हैं। तो सुघट्यता या प्लास्टिसिटी का सिद्धांत ये बताता है कि डेवलपमेंटल जो परिणाम होते हैं वो इनिशियल बचपन के अनुभव द्वारा तय किए जाते हैं। आप भी जानते हो कि शुरुआती जो बचपन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन ये ब्रेन प्लास्टिसिटी का सिद्धांत ये कहता है कि आपके डेवलपमेंट के परिणाम जो हैं आपके शुरुआती बचपन के अनुभव से ही तय होंगे। मतलब जो कुछ होगा शुरू में आपको जैसे अनुभव मिलेंगे उससे तय होगा। प्लास्टिसिटी का मतलब है नई स्थितियों के जवाब में जीवन भर आपके जो नर्वस सिस्टम है ना, वो खुद को रिकाउंसिल कर रहा है, खुद को दोबारा से पुनर्गठित कर रहा है और आपका दिमाग नई नई चीजों को एक्सेप्ट करने की क्षमता अपने अंदर रखता है। तो आपसे सिंपली कह रहे हैं कि प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? तो कह रहे हैं कि प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि आप लचीले हो, आपका दिमाग नई नई चीजें जो हैं, लाइफ लॉन्ग नई नई चीजों को, नए नए एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करने, नई नई चीजों को सीखने के लिए क्या होता है, तत्पर होता है, या आपके दिमाग की क्षमता होती है। तो ब्रेन प्लास्टिसिटी आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसमें तो एक भी दिक्कत नहीं आई। अब दिक्कत कहाँ है, इसमें आती है। आपसे कह रहा है कि प्लास्टिसिटी का सिद्धांत ये बताता है कि प्रारंभिक बचपन के अनुभव के द्वारा आपके विकास के परिणाम तय होंगे। भैया विकास के सारे परिणाम प्रारंभिक बचपन के अनुभव से कुछ हद तक तय हो सकते हैं कि आपको बचपन कैसा मिला, उससे आपकी लाइफ लॉन्ग की सारी चीजें, आपका डेवलपमेंट का सारा परिणाम ही आपने कह दिया कि नहीं साहब, कि सारा परिणाम ही प्राइमरी बचपन पर डिपेंड कर गया, तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। आप कह रहे हो प्रारंभिक बचपन के अनुभव पर ही आपके डेवलपमेंटल परिणाम जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं। तो फिर आप बताइए मुझे कि आपको जो मिडिल चाइल्डहुड में जो एक्सपीरियंस हुए, है ना, जो आपको एडोलसेंस में एक्सपीरियंस हुए, इनका कोई लेना देना नहीं आपके जीवन में, डेवलपमेंट में। आपके जीवन के डेवलपमेंट में एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था, आपके जीवन के अनुभवों में मिडिल चाइल्डहुड, इनका कोई लेना देना नहीं। बहुत ही गलत बात कह रहे हैं। आपके जीवन के डेवलपमेंट के परिणाम कुछ हद तक प्राइमरी आपके बचपन से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल या बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, लेकिन 100% आप ये कह दोगे ये तो मुझे उम्मीद नहीं थी, तो ए सही आर गलत। सेकंड में सिंपल सी बात है, लेट जुड़ने वाले बहुत ध्यान से एक बात को सुने कि ऑर्थोजेनेटिक थ्योरी ये कहती है कि शुरुआत में जब हमारा विकास हो रहा होता है तो हमारी विकास की दिशा, हमारी विकास का पैटर्न सेम होता है। विकास में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो बाद में हमें देखने को मिलते हैं, बाद में हमें अंतर देखने को मिलते हैं, बाद में हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, बाद में ये डिफरेंशिएशन, ये भेदभाव स्पष्ट होता है, क्योंकि पर्यावरण सबका अलग अलग है, सबकी व्यक्तिगत विकास की दर है, तो दोनों बातें सही हैं, बात खत्म हो जाती है। ऑर्थोजेनेटिक थ्योरी ये कहती है कि विकास की दिशा, विकास का क्रम निश्चित होता है, और इसीलिए शुरुआती दौर में विकास क्या होता है, इसीलिए शुरुआती दौर में विकास सेम दिखाई देता है ना, इसीलिए शुरुआती दौर में विकास सेम दिखाई देता है। तो सिंपल सी बात थी, हो गया। आ जाओ आगे बढ़ो भाई। आप क्लास को दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, मेरी आपसे हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं आप क्लास को शुरू से देखिए, क्योंकि मैं अगर कोई क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आ रही हूँ, है ना। आप अब कोई लेट जुड़ रहा है और कहते नहीं मैं अभी जुड़ा, मुझे प्लीज थर्ड क्वेश्चन दोबारा बताइए, आपके पास ऑप्शन है कि आप पीछे जाके उसको दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है ना। आ जाए
ठीक है, कौन कह रहा है बेटा ये गलत हो गया? क्या गलत हो गया मुझे बताइए, इसमें क्या गलत हो गया? ऑर्थोजेनेटिक थ्योरी ये कहती है कि शुरू में विकास सेम होता है, क्यों नहीं होता? आप बताइए, आपकी विकास की दिशा, आपका विकास का क्रम अलग अलग था। आपकी मुंडी जब तक सदी नहीं थी, आपके पैर सद गए थे। आपके विकास की दिशा सेफेलोकॉर्डल नहीं थी, आपका विकास सिर से पैर तक नहीं हुआ था, उल्टा चला था कि आपकी गर्दन लटकी हुई थी लेकिन आप चलने लग गए थे। मुझे बताइए, ऐसा हो गया था? ऐसा हो गया था तो मैं आप दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों को इकट्ठा करके कहूंगी कि भाई बहुत जबरदस्त एक घटना घटी है, सारे विकास के सिद्धांतों को तोड़ते हुए चलिए। ऑर्थोजेनेटिक थ्योरी का मतलब कि अगर हम विकास के पैटर्न को देखें, विकास की दिशा को देखें, तो वो क्या होता है? वो सेम है। यही तो ऑर्थोजेनेटिक थ्योरी कहती है। बात खत्म। आ जाओ भैया, दिमाग लगाओ, बातें करने में लगोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, है ना? आ जाओ, पूरा ध्यान दें। शारीरिक विकास में धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्तियां का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? आपसे कह रहे हैं कि जब आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, सिंपल सा पूछा, तो सेक्युलर ट्रेंड। अब देखो, इसमें अंग्रेजी में सेक्युलर ट्रेंड का क्या मतलब है, ये जब आप पढ़ोगे तो आप इस बात को समझ जाओगे। सेक्युलर ट्रेंड जो है आपके फिजिकल डेवलपमेंट में कैसे मदद करता है ना? सेक्युलर ट्रेंड कि उसके घर में किसी धर्म विशेष को सिर पे नहीं बैठाया जाता, तो उसमें वो कैसे मदद करता है? आ जाए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शरीर के आकार में बदलाव, जैसे बच्चे अपने मम्मी पापा से लंबे या भारी हो सकते हैं, है ना? सिर से पैर तक का डेवलपमेंट, यौवन के दौरान हार्मोनल परिवर्तन और वृद्धावस्था में शारीरिक क्षमताओं में गिरावट। अब यहाँ सेक्युलर ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि आपके मम्मी पापा किसी धर्म को मानते हैं और आप किसी धर्म को नहीं मानते। यहाँ सेक्युलर ट्रेंड का मतलब क्या है? सेक्युलर ट्रेंड का मतलब है कि आप प्रभावित नहीं होते। जैसे सेक्युलर ट्रेंड में धर्म से ही एग्जांपल देके इसको समझाती हूँ। सेक्युलर ट्रेंड को आप कहोगे, यहाँ आपको कहना चाहिए सबसे अच्छा न्यूट्रल कहना, या तटस्थ स्थिति आप इसे कह सकते हैं। हिंदी में तटस्थ शब्द होता तो आपके लिए चीज थोड़ी ज्यादा आसान होती। जैसे हम लोग जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब है आपकी हेरिडिटी और आपके एनवायरनमेंट का आप पर असर पड़ना। अब अगर आपकी हेरिडिटी जो है उस पर टोटली, मतलब आपके ऊपर आपके मम्मी पापा जैसे आप दिखते हैं, तो जो चीजें आपके मम्मी ने की वही आप कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा जैसे दिखते थे वैसे ही आप दिख रहे हैं, तो आप इसे तटस्थ या न्यूट्रल या सेक्युलर ट्रेंड नहीं कहेंगे, क्योंकि आप या तो अपने माता पिता से प्रभावित हैं या दादी दादा नानी नाना से प्रभावित हो रहे हैं। तो सेक्युलर ट्रेंड कब होगा? जब आप बहुत ज्यादा प्रभावित किसी से न दिखते हो, है ना? तो उसको बोलेंगे सेक्युलर ट्रेंड। कि फिजिकल डेवलपमेंट में सेक्युलर ट्रेंड का मतलब कि आपके फिजिकल डेवलपमेंट पर आपके माता पिता जैसा एग्जैक्ट छाप ना हो, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जब आए तो वो एग्जैक्टली सेम ना हो, उसमें कुछ न्यूट्रलनेस हो, उसमें कुछ सेक्युलरिज्म हो, यानी वो बाकी से अलग देखने को मिलती हो, उसके आकार में बदलाव हो। बच्चे लंबे हो सकते हैं मम्मी पापा से, बच्चे भारी हो सकते हैं, तो ये सेक्युलर ट्रेंड है। आ जाए, 7 साल की उम्र तक भाषा के संपर्क से वंचित बच्चा किसके लिए सबूत के रूप में काम करता है? A child deprived of language exposure until 7 year। एक बच्चा था, उसको 7 साल तक किसी भी तरीके का, एक बच्चा, आप ध्यान से सुने, एक बच्चा जिसको 7 साल तक किसी भी तरीके का भाषा का एक्सपोजर नहीं मिला, ये किस बात का सबूत होगा? ये किस बात का सबूत होगा कि विकास अनिरंतर है, विकास में सेंसिटिव पीरियड जो है, या जेनेटिक तौर पर कुछ चीजें हमारे अंदर डिटरमाइन होती हैं, निश्चित होती हैं, निर्धारित होती हैं, या स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग ये इस बात को कहता है कि उसका सेंसिटिव पीरियड जो था, क्योंकि 7 साल की उम्र ये संवेदनशील पीरियड है। सेंसिटिव पीरियड कब होता है? जिस समय सीखने का बेस्ट टाइम हो और पर्यावरण यानी आपके अड़ोस पड़ोस का एनवायरनमेंट उस लर्निंग में बहुत ज्यादा मदद करता हो। तो जनरली आप सेंसिटिव पीरियड किसको बोलते हो? अर्ली चाइल्डहुड को बोलते हो। जिस समय सेंसिटिव पीरियड क्या होता है? जिस समय बच्चे के डेवलपमेंट का इष्टतम यानी ऑप्टिमाइजिंग टाइम है, बेस्ट टाइम है, जिस समय बच्चे के डेवलपमेंट का बेस्ट टाइम है, डेवलपमेंट का कैसा टाइम है? का बेस्ट या इष्टतम शब्द लिखूंगी मैं, इष्टतम
क्योंकि आप इस शब्द को समझ जाएंगे। ऑप्टिमाइजिंग टाइम है, इष्टतम ऑप्टिमाइजिंग, और यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ बेस्ट टाइम है ना, बेस्ट टाइम है। और पर्यावरण का प्रभाव सबसे ज्यादा बच्चे पर पड़ रहा है। और किसका, तो आप कहेंगे और एनवायरमेंट का प्रभाव और पर्यावरण का प्रभाव, और एनवायरमेंट का प्रभाव, पर्यावरण का प्रभाव बच्चे पर सबसे ज्यादा है। प्रभाव क्या है, बच्चे पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। बच्चे पर क्या पड़ रहा है, सबसे ज्यादा पड़ रहा है। बच्चे पर कैसा पड़ रहा है, सबसे ज्यादा पड़ रहा है। एनवायरमेंट का प्रभाव बच्चे पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेंसिटिव पीरियड। और ये लैंग्वेज में कौन सा पीरियड होता है, तो आप कहेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड जो है, अर्ली चाइल्डहुड जो है वो लैंग्वेज लर्निंग में सबसे अच्छा टाइम होता है। ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा वंचित रह गया तो इस बात के बारे में बता रहा है कि उसका जो सेंसिटिव पीरियड था लैंग्वेज लर्निंग का, है ना, वो सेंसिटिव पीरियड बर्बाद हो जा रहा है, उसको एक्सपोजर ही नहीं मिला। आशा है